मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, इतना क्रिटिसाइज, ओ इसे निकाल दो, बड़ा टाइम लेता है। बट वही अप्रोच से जब आपके फेवरेट प्लेयर स्कोर करते हैं तो आप बोलते हैं वो अकेला खड़ा हुआ था, उसका किसी ने साथ नहीं दिया। देखें, स्टैंडर्ड्स आपने रखने हैं ना, तो फिर सारे प्लेयरों के लिए एक जैसे रखें। ये फैंस अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे जो अभी पाकिस्तान की T20 की सीरीज़ अभी कंक्लूड हुई अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। उस सीरीज़ से हमने जैसे जिम्बाब्वे की सीरीज़ के बाद भी बात की थी कि हमने इस सीरीज़ से क्या खोया और क्या पाया। देखें, अभी मैं एक स्टैट देख रहा था कि पिछले 2 साल में ना पाकिस्तान ने अपने से ऊपर वाली रैंकिंग की जो T20 की टीम है उससे अभी तक एक मैच नहीं जीता। सेना कंट्रीज़ में आपने पिछले 1 साल से पूरे 2024 में 8 या 10 मैच खेले, आपने एक मैच नहीं जीता। और ये वो फॉर्मेट है जिसमें पाकिस्तान ने हमेशा डोमिनेट किया है। जब ये फॉर्मेट T20 का नया बना भी था तो उस वक्त भी ये कहा जाता था कि यार ये फॉर्मेट तो शायद पाकिस्तान के लिए बना है, बिकॉज दुनिया में इतनी टेप बॉल क्रिकेट कहीं पे नहीं होती जितनी पाकिस्तान में होती है। तो पाकिस्तान में ये कहा जाता था कि यहाँ पे नेचुरल स्ट्राइकर ऑफ द बॉल है, तो और हमारी बॉलिंग अटैक हमेशा से अच्छा रहा है। T20 क्रिकेट में आपके लिए अच्छा बॉलिंग अटैक होना बहुत ज़रूरी है। तो ये फॉर्मेट जब आया था तो हर कोई बात करता था कि यार ये फॉर्मेट पाकिस्तान के लिए ही बना है। और शुरू में हमने देखा 2007 में हम फाइनल तक गए और अनफॉर्चुनेटली हम इंडिया से हार गए फाइनल में। उसमें हम शायद 2 या 3 रन से वो फाइनल हारे। अगला हमने 2009 में T20 वर्ल्ड कप जीता। तो हम पाकिस्तान की क्रिकेट ने ना T20 क्रिकेट में हमेशा डोमिनेट किया है। जो 12-13 सीरीज इन अ रो जीतने का रिकॉर्ड है वो भी पाकिस्तान के पास है। लेकिन हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो T20 क्रिकेट है ना वो काफ़ी डाउनफॉल का शिकार है। इसकी क्या रीजंस हैं ये हमने पिछले व्लॉग्स में अच्छी तरह जिक्र भी किया है। अब हम आते हैं पाकिस्तान की जो अभी साउथ अफ्रीका से सीरीज़ हुई है कि उसमें देखें कोई भी सीरीज़ होती है ना, आप चाहे हारें या जीतें, जैसे मोहम्मद रिजवान हमेशा बोलते हैं कि या तो जीत है या तो आप लर्न करते हैं। तो फिर ऑब्वियसली हर सीरीज़ में चाहे आप हारते हैं जीतते हैं उसमें पॉजिटिव्स भी होते हैं, नेगेटिव्स भी आते हैं। तो इस सीरीज़ में जो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा पॉजिटिव पाकिस्तान ले सकता है वो साइम अयूब की जो रिडेम्पशन है एज अ T20 प्लेयर इन द वर्ल्ड, जो उन्होंने अपने आप को ही गॉट प्रोमिनेंट इन दिस सीरीज़। हमेशा उन पे हमेशा से बड़ी बात होती थी जो जर्नलिस्ट थे सोशल मीडिया पे कि यार ये PSL में तो नो लुक शॉट्स मारते हैं, डोमेस्टिक में नो लुक शॉट मारते हैं, मगर इंटरनेशनल T20 क्रिकेट का ये मटेरियल नहीं है। क्योंकि उनको ऑब्वियसली ही गॉट अ लॉन्ग रन, 25-26 T20 आइज किसी भी ओपनर या नंबर 3 के प्लेयर को नहीं मिलता है विदाउट 50। तो लेकिन उनको मिले, बिकॉज हम भी वो बात करते थे कि यार ये उस तरह के प्लेयर हैं जिस तरह का प्लेयर शायद डेकेड में एक आता है। जब हम साइम अयूब को देखता हूँ ना तो मुझे उनके अंदर सईद अनवर वाली क्लास भी नजर आती है। मैं नहीं कह रहा उनका कंपैरिजन नहीं कर रहा उनसे, मैं शॉट्स की बात कर रहा हूँ। जो सईद अनवर के अंदर एक एलिगेंस थी और खूबसूरत शॉट्स मारते थे, उनमें हमें लेग साइड पे शर्जील खान वाली पावर भी नजर आती है। और जब स्पिनरों को छक्के मारने की बात आती है तो उनमें वो फखर जमान भी नजर आता है। तो ये एक ऐसा टैलेंट है जो पाकिस्तान को बहुत लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा सर्व कर सकते हैं और बड़ी मैच विनिंग नॉक्स खेल सकते हैं। एक और पॉजिटिव जो इस सीरीज से हमें मिला कि हम शुरू से बात कर रहे हैं कि यार अगर बाबर रिजवान को ओपनिंग नहीं करनी चाहिए, दे शुड बैट एट डिफरेंट नंबर, साइम को ओपनर लाना चाहिए। देखें, ये बात भी मैंने की है, जो नेचुरल ओपनर होता है ना T20 क्रिकेट में, आपके पास वो रूम नहीं होता कि आप 6-7-8 बॉल लें उसके बाद आप खेलना शुरू करें। जो बंदा नेचुरल ओपनर नहीं है वो चाहे जितना भी अच्छा प्लेयर है, ये बात मुझे याद है कि रोहित शर्मा ने भी एक इंटरव्यू में की थी कि जब मैंने शुरू में ओपनिंग शुरू की तो हालांकि रोहित शर्मा तो मशहूर है मारने के लिए, लेकिन उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में कहा था कि जब मैंने ओपनिंग शुरू की थी तो आई वाज द वन जो थोड़ा स्लो खेलता था पावर प्ले में, और शेखर धवन चूंकि वो नेचुरल ओपनर था वो शुरू से फ्लो में खेलता था। रोहित शर्मा ने बोलते थे कि मैं थोड़ा टाइम लेता था, मैं बाद में कैचअप करता था। तो T20 क्रिकेट में मेरे ख्याल में स्पेशली जो अब T20 क्रिकेट होगी उसमें आपको कैचअप करने का टाइम नहीं मिलता। तो इसी तरह आप देखें तो साइम अयूब एक नेचुरल ओपनर हैं, तो आपने उनको पिछले मैच में देखा, व्हेन ही केम टू ओपन द इनिंग्स ही लुक्ड सो नेचुरल फ्रॉम द फर्स्ट बॉल। आपने पहले T20 में भी देखा जिसमें उन्होंने 30 और रन किए। हर कोई हरिड अप रहा था, किसी को यहाँ बॉल आ रहा है किसी को यहाँ पे आ रहा है, लेकिन ही लुक्ड सो कंफर्टेबल बिकॉज वो पैदा हुए हैं ओपनिंग करने के लिए। उन्होंने हमेशा जो ओपनिंग की है वो एक नेचुरल ओपनर है। और मेरे ख्याल में गोइंग फॉरवर्ड इन T20 क्रिकेट पाकिस्तान हैव टू थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स कि हमें कैसे T20 क्रिकेट को अपने आगे लेके चलना है। अभी फखर जमान ने भी इस टीम में आना है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान शुड कंटिन्यू ओपनिंग विद बाबर आजम एट दिस पॉइंट, बाबर आजम एंड साइम अयूब। और देखें, मैं आपको इसमें मिसाल देता हूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड की। इस्लामाबाद यूनाइटेड हमारे पाकिस्तान की जो पाकिस्तान सुपर लीग है उसकी मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है। उन्होंने 3 PSL जीते हैं और मेरा मानना है कि वो 2 और PSL जीत सकते थे, बट समटाइम्स मैं भी वहाँ पे खेला हूँ तो दे लुक अ बिट ओवर कॉन्फिडेंट टीम बिकॉज उनकी टीम बहुत अच्छी होती है। तो मेरे ख्याल में तो वो 4 से 5 चैंपियनशिप्स भी जीत सकते थे। वो अपने बैटिंग ऑर्डर को बड़ा फ्लेक्सिबल रखते हैं और T20 में बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे ऐसा लगता है अगर बाबर साइम ओपन करे तो हमें ऐसी स्ट्रेटजी आगे जाके बनानी चाहिए कि अगर साइम आउट होता है तो फखर आए, बाबर आउट होता है तो 3 पर रिजवान है। इससे तो एक एग्रेसर और
एक स्टडी प्लेयर हमेशा क्रीज पे रहेगा, दो स्टडी प्लेयर इकट्ठे नहीं होंगे, लेफ्ट एंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन हमेशा रहेगा। 5-6 नंबर पे पाकिस्तान ने देखना है कि किसने पाकिस्तान ने किसको एडजस्ट करना है। अभी आप डोमेस्टिक T20 में हैदर अली की परफॉर्मेंस देख लें, बहुत आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं। तैयब ताहिर भी अच्छे प्लेयर हैं, नियाजी ने आखिरी T20 में वो झलक दिखाई है। तो ये पाकिस्तान को अब सोचना पड़ेगा। और एक और पॉजिटिव अगर हम इस सीरीज में देखते हैं ना, तो वो इरफान खान है। देखिए, मैं हमेशा जो प्लेयर 5 या 6 नंबर पे खेलते हैं, आई ऑलवेज बैक देम, बिकॉज ये T20 क्रिकेट में ना, T20 क्रिकेट में सबसे आसान है आप ओपनर और नंबर 3 पे खेलना, और सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि पाकिस्तान में ना पाकिस्तान नेचुरली ब्लेस्ड नहीं है 6-7-5 नंबर के प्लेयरों को। पाकिस्तान में कुछ तरह का प्लेयर नहीं है जो आए, जैसे वेस्ट इंडीज में है और कंट्रीज में, आए 1-2 बॉलें खेले, उसके बाद लंबे छक्के मारे। पाकिस्तान में जो 5-6 नंबर पे खेलने वाले प्लेयर्स भी हैं ना, उनको भी थोड़ा टाइम चाहिए होता है, थोड़ी बॉल्स चाहिए होती हैं, देन दे एक्सपैंड देमसेल्फ, और फिर वो लंबे छक्के मारते हैं। और अगर आप अभी भी देखें ना, 5 नंबर पे आपके तैयब ताहिर खेल रहे हैं, ये यूजुअली 5-6 नंबर पे तो नहीं खेलते ना, ये PSL में भी 3 पे खेलते हैं, 4 पे खेलते हैं। आपके और मिडिल ऑर्डर में उस्मान खान खेल रहे हैं, वो भी PSL में ओपन करते रहे, या मैक्सिमम नीचे आए हैं तो 3 पे खेले हैं। तो इन लोगों के लिए हार्ड है इस नंबर पे खेलना। या तो आपको इनको रिप्लेस करना पड़ेगा कि यार आपको इस नंबर के प्लेयर चाहिए, या फिर इन प्लेयरों को आपको थोड़ा लॉन्ग रन देना पड़ेगा। अब आ जाते हैं कि इस सीरीज में हमारे नेगेटिव पॉइंट्स क्या थे। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट तो वहीं पे जो हमारा मिडिल ऑर्डर, पिछले काफ़ी सालों से हम ये बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के पास मिडिल ऑर्डर नहीं है, पाकिस्तान के पास मिडिल ऑर्डर नहीं है। और मेरा हमेशा इस पर यही मौक़िफ़ होता है कि आप अपना खेलने का तरीका चेंज करें। आप अपनी T20 क्रिकेट को आप कैसे देखते हैं, कैसे खेलते हैं, उसको चेंज करके देखें। जब एक तरीके से आपको 4-5 साल हो गए हैं, आपको T20 का मिडिल ऑर्डर नहीं बन पा रहा, तो आप खेलने का तरीका, ये जो आपके एंकर टेंटेटिव अप्रोच है, इसको चेंज करने की कोशिश करें। हो सकता है उससे बेहतरी आए, एक एक्स्ट्रा एडिड प्रेशर मिडिल ऑर्डर के ऊपर नहीं आएगा, उससे उनकी परफॉर्मेंस सामने आए और हमारे पास एक अच्छा मिडिल ऑर्डर भी बन जाए। एक और चीज अगर हम इस सीरीज में देखते हैं जो हमारे हक में नहीं गई, वो अंडर प्रेशर। हम हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक, मगर हमने पास्ट में भी देखा है, जब प्रेशर आता है क्रंच गेम्स में, अगर आपकी बैटिंग एक अच्छा टोटल भी कर देती है, या हमारे बॉलर्स की जब धुलाई होना शुरू होती है, जब उनको मार पड़ने लगती है, तो बिल्कुल बिखर सा जाता है सब कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करना है। अभी पिछले T20 में देखें तो एक ओवर में 4-4, 5-5 स्लो रन्स हो रही हैं, छक्के लग रहे हैं। तो वो बॉलिंग भी बेशक पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक इस वक्त T20 का इतना बुरा नहीं है, लेकिन हमने पिछले 3-4-5 सालों में देखा है कि जब अंडर प्रेशर पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक स्ट्रगल करता नजर आया, और वो इस सीरीज में भी हमें वही चीज़ नजर आई। एक और अगर मैं इस सीरीज में एक नेगेटिव पॉइंट देखता हूँ कि वो मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी। मैं खुद मानता हूँ मोहम्मद रिजवान is probably at the time best available captain that we have in our country for white ball cricket। वो बहुत अच्छे कैप्टन है। उन्होंने PSL में, उन्होंने KP के लिए, उन्होंने जब वो नॉर्दर्न गैस की कैप्टनसी करते हैं, इज वेरी स्मार्ट इन हिज अप्रोच। मगर अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑब्वियसली उन्होंने अभी कैप्टनसी शुरू किया, तो वो कुछ मुझे लगा कि वो अंडर प्रेशर हैं, उनसे वो डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं मुल्तान सुल्तान में खेला हूँ। मोहम्मद रिजवान मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, मैं आपको गारंटेड बोल सकता हूँ कि मैंने 4 फ्रेंचाइजीज के लिए PSL में क्रिकेट खेली है। बाय फार मोहम्मद रिजवान सबसे स्ट्रॉन्ग कैप्टन मुझे हमेशा नजर आए हैं, इन टर्म्स ऑफ डिसीजन टेकिंग, इन टर्म्स ऑफ वट एवर ही वांट्स। सारे फैसले उनके होते हैं और सारे फैसले उनके माने जाते हैं। इसलिए वो कई दफ़ा आपने देखा है PSL में वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, बिकॉज उनको पता होता है उनको कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। अभी वो जो डिसीजन लेते हैं वो चल भी जाता है। हमने देखा खुशदीर शाह एक पार्ट टाइम लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, ही बिकेम वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर इन PSL। तो ये उनकी कैप्टनसी थी। इस सीरीज में हमने देखा कि यार, लेकिन आप जो 5 बॉलरों के साथ T20 क्रिकेट खेल रहे होते हैं ना, तो आपको दरमियान में छठा बॉलर चाहिए जो आपको 1-2 ओवर करके दे। ये कभी नहीं हो सकता कि आपके बहुत कम होगा कि आप 5 बॉलरों से जा रहे हैं, 5 बॉलरों से ही बॉलिंग करवा रहे हैं और वो 5 के 5 अच्छी बॉलिंग करेंगे। 1-2 बॉलरों का बुरा दिन हमेशा होता है, तो उसको कवर करने के लिए आप दरमियान में 1 आधा ओवर या 1-2 ओवर आप किसी ऑलराउंडर टाइप से करवा सकते हैं। सैम अयूब एक प्रॉपर बॉलर है। जैसे देखें इब्रार अहमद जब साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बॉलिंग कर रहे थे, उनको रेट नहीं हो रहे थे, बिकॉज वो कैरम करते हैं, वो ऑफ स्पिन करते हैं, वो लेग स्पिन करते हैं, गुगली करते हैं। इसी तरह सैम अयूब भी हैं, वो लेफ्ट हैंडर आए, वो ब्रेक कर सकते हैं, राइट हैंडर को बहुत अच्छी वो कैरम बॉलिंग करते हैं, गुगली भी करते हैं। तो इस तरह आई थिंक उनको भी यूज करना चाहिए था सीरीज में। यहाँ रिजवान की कैप्टनसी में ऑब्वियसली ही इज नॉट दैट एक्सपीरियंस्ड एज अ कैप्टन इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, ही विल लर्न। और चौथा जो सबसे बड़ा नेगेटिव था कि हमने कुछ सीखा नहीं अपनी पास्ट की गलतियों से। 3-4 साल हो गए हैं, हम T20 वर्ल्ड कप्स भी हार रहे हैं, हम क्रंच गेम्स में हार रहे हैं, नॉकआउट्स में हार रहे हैं, और उसकी हमेशा हमें एक रीज़न समझ आई है कि जो हमारी टेंटेटिव, हमारी एक एंकर करने वाली इनिंग्स को एक अप्रोच है, वो इस सीरीज़ में भी हमें नज़र आई, और वो आई थिंक हमें चेंज करनी पड़ेगी। और हमेशा हमने देखा है कि आकिब जावेद साहब इस अप्रोच के अगेंस्ट हमें नज़र आए हैं। तो हम देखते हैं कि जब अब नेशनल टीम के कोच बने, क्या वो डिसीजन ले पाएंगे? मैं ये नहीं कहता, मुझे लोग अक्सर मीडिया पे आकर बैश करते हैं, इनबॉक्स में गालियां भी दे रहे होते हैं। भाई, मैं बाबर आजम के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं रिजवान के अगेंस्ट नहीं हूँ, बाबर आजम के तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। उनकी मैं जैसे दुनिया फैन है, मैं भी उनका फैन हूँ। मैंने कभी उनको इस तरह से क्रिटिसाइज भी नहीं किया, मगर मैंने जो हमेशा बात की है कि यार
आप इन दोनों को बोले खेले T20 क्रिकेट, लेकिन अपनी अप्रोच को, अपनी टीम के मेथड को, खेलने के तरीकों को हमें चेंज करना चाहिए। जब एक तरीके से हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे तो हम उसको चेंज तो करके देखें। और हमने वही इस सीरीज में भी देखा कि हमारी अप्रोच वो थी। मुझे लेकिन लगता है, जहां तक मैं आकिब जावेद को जानता हूं, बड़ी यंग एज से मैं उनकी कोचिंग में खेला हूं, आई थिंक वो एक बंदे हैं जो एक टफ डिसीजन ले सकते हैं। आई एम नॉट आस्किंग कि बाबर को, रिजवान को ड्रॉप कर दो भाई, उनमें एबिलिटी है कि अगर आप उनको कहोगे भाई ये एंकर का रोल नहीं है, यू हैव टू गो एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ, दे आर स्टिल आवर बेस्ट प्लेयर्स, दे कैन डू इट। बट हमें ये अप्रोच छोड़नी पड़ेगी कि यार 6 ओवरों के बाद अगर बाबर रिजवान खड़े हो गए हैं तो दे विल गो लॉन्ग। इससे मिडिल ऑर्डर पे आप बहुत प्रेशर डालते हैं, बिकॉज हमारे पास वो मिडिल ऑर्डर तो नहीं है कि हमारे पास रसल आएगा, हमारे पास पोलार्ड आएगा, हमारे पास हेटमायर आएगा, हमारे पास रदरफर्ड आएगा, या हमारे पास क्लासन मिलर आएंगे। हमारे पास उस तरह का मिडिल ऑर्डर नहीं है। हमारे पास सारे मिडिल ऑर्डर ऐसे हैं। अब देखिए उस्मान खान ने ऑस्ट्रेलिया में 50 किया, आई थिंक 30 ऑड बॉल्स पे। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, इतना क्रिटिसाइज, ओ इसे निकाल दो, बड़ा टाइम लेता है। बट वही अप्रोच से जब आपके फेवरेट प्लेयर स्कोर करते हैं तो आप बोलते हैं वो अकेला खड़ा हुआ था, उसका किसी ने साथ नहीं दिया। देखें, स्टैंडर्ड्स आपने रखने हैं ना, तो फिर सारे प्लेयरों के लिए एक जैसे रखें। मैं ये फैंस से और हमारे जर्नलिस्ट से और हमारे सोशल मीडिया के जो वॉरियर्स हैं उनसे बात करो। जो आपने T20 क्रिकेट के स्टैंडर्ड रखने हैं ना, वो स्टैंडर्ड आप सारे प्लेयरों के लिए एक जैसे रखें। ये नहीं हो सकता कि उस्मान खान अगर 35-36 बॉलों पे 50 कर रहा है तो आप कह रहे हैं भाई इसका तो ये काम नहीं है। जब आपके फेवरेट प्लेयर कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं यार वो अकेला खड़ा था। तो आई थिंक पाकिस्तान की पास जो इस वक्त मिडिल ऑर्डर अवेलेबल है, उस मिडिल ऑर्डर में जितने भी प्लेयर है, मेरे ख्याल में इनमें सबसे नेचुरल हिटर ऑफ द बॉल अभी भी हैदर अली है, बिकॉज वो टेक्निकल शॉट्स भी है, पावरफुल बहुत ज्यादा है, ही इज गॉट बिग शॉट्स। मुझे ऐसा लगता है कि हैदर अली को पाकिस्तान को जरूर ट्राई करना चाहिए दोबारा। ही स्टिल वेरी यंग, इज प्लेइंग रियली वेल फॉर लास्ट ईयर एंड हाफ। अभी भी मैं उनका मैच देख रहा था, ही स्कोर्ड 70 ऑड एंड वो हमेशा से टैलेंटेड प्लेयर थे। इसमें वो पहले ओपनिंग करते थे, फिर लेट ऑर्डर में खेलना शुरू किया, फिर मिडिल ऑर्डर में खेलना शुरू किया। उनमें बहुत टैलेंट है, आप उनको बैक करें। और आई होप पाकिस्तान की अब जो वनडे सीरीज आ रही है उसमें पाकिस्तान राइट कॉम्बिनेशन अपना ढूंढ पाए चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। बड़ा जरूरी है, फखर जमान का टीम में आना बहुत जरूरी है। आपको चैंपियंस ट्रॉफी में टाइम नहीं रह गया। आप मुझे लोग बहुत बात कर रहे हैं कि यार और फखर जमान जी वो चैंपियंस कप हो रहा है उसमें स्कोर नहीं कर रहे। यार फखर जमान को अपनी जगह बनाने के लिए कि डोमेस्टिक के 2-4 मैचों में परफॉर्म करने की जरूरत है। 2021 के वर्ल्ड कप में भी फखर जमान परफॉर्म नहीं कर रहे थे इंटरनेशनल T20s में, और उसके बाद डोमेस्टिक T20 में भी रन नहीं कर रहे थे। बट ही गॉट सिलेक्टेड बिकॉज दे थॉट ये बिग इवेंट का प्लेयर है, बिग टीम के अगेंस्ट स्कोर करने वाला प्लेयर है, बिग मैच का प्लेयर है। ही गॉट सिलेक्टेड। उन्होंने कितना आपने देखा था जो सेमीफाइनल में भी उन्होंने इनिंग्स खेली थी। तो ये एक ट्रू मैच विनर है। लास्ट डेकेड में उनसे बड़ा मैच विनिंग बैट्समैन पाकिस्तान के पास आया नहीं है। उसको डालें। उनको अगर आप लग रहे हैं मैच प्रैक्टिस की कमी है, भाई इंटरनेशनल में मैच प्रैक्टिस दें। वो कोई न्यू कमर थोड़ी है, उन्होंने तो पाकिस्तान को इतना सब कर लिया हुआ है। आई होप पाकिस्तान वनडे क्रिकेट में, वनडे सीरीज में अपने पोटेंशियल पे खेले, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट वनडे सीरीज है। मुझे ऐसा लगता है अगर हम ये वनडे सीरीज जीतेंगे ना तो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान की टीम बहुत तगड़े माइंडसेट में आ जाएगी। और अगर हम वनडे सीरीज में भी ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका के भी मेन प्लेयर्स भी वापस आएंगे, अगर हम फिर क्लीन स्वीप हो गए तो अब यकीन करें पाकिस्तान टीम विल गो इनटू अ शेल और बड़ा स्ट्रगल करती है, हमें चैंपियंस ट्रॉफी में नजर आ सकती है। तो आई थिंक अब टाइम आ गया, वी नीड टू फाइंड द राइट कॉम्बिनेशन फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। और अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नए व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी जल्द। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।